हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियों का पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि डॉटर रिमेन्स द डॉटर थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि बेटी हमेशा बेटी ही रहती है अपनी पूरी ज़िंदगी भर, और बेटे विवाह के बाद बदल जाते हैं। उनकी व्यवहार और उनके माता पिता के प्रति उनके व्यवहार और प्रकृति में बदलाव आता है, लेकिन बेटियों का विवाह के बाद भी माता पिता के प्रति प्रेम और प्यार लगातार बढ़ता ही जाता है। इसलिए पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में बेटियों के साथ भेदभाव करना उनके साथ अन्याय होगा, उनको कम अधिकार देना उनके साथ अन्याय होगा। तो आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं, क्या अब तक बेटियों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते थे पैतृक संपत्ति के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के बारे में, उसके बाद इस कानून के अंदर बदलाव किया गया 2005 के अंदर, और अब क्या जजमेंट दिया गया है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू डॉटर्स फ्रॉम 1956, यानी कि ये 1956 वाला जो एक्ट था इसी को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, यानी कि जो 1956 में जो कानून बना था पैतृक संपत्ति को लेकर, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जिसको बोला गया, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार कानून। ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू है, शरिया के कानून इसके ऊपर लागू नहीं है। यानी कि शरिया में यानी मुस्लिम लोगों के लिए ये एक्ट लागू नहीं है। ठीक है, तो अपन ये एक्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि 1956 से पहले या फिर आज़ादी से पहले अपन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया के अंदर मिताक्षरा लॉ फॉलो किया जाता था इंडिया के अंदर, और लिबरल आइडियाज़ भी इसके अंदर फॉलो किया जाता है। यानी कि 1956 या आज़ादी से पहले भारत के अंदर महिलाओं को इतनी प्रॉपर्टी के अंदर इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, और उनको समाज से बिल्कुल जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, लड़कियों को या फिर महिलाओं को या बेटियों को उनसे पैतृक संपत्ति से बिल्कुल अलग रखा जाता था। लेकिन जब आज़ादी मिलने के बाद इसके ऊपर कई कमेटीज़ बनी और उन्होंने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया कि बेटियों को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इसके ऊपर लगातार कमेटीज़ बनती गई, और कुछ लोगों ने जो ट्रेडिशनल रूल फॉलो करते थे, जो जिन परंपराओं से जुड़े हुए थे, उनके साथ भी वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, महिलाओं को ये अधिकार, पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मीटिंग्स लगातार होती रही, और 1956 के अंदर ये एक्ट बना, जिसके अंदर इस एक्ट के अनुसार लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फीमेल्स वर ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट्स ओनली ऑन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर फीमेल्स को राइट्स प्रोवाइड कराए गए, लेकिन सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे, यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है पिता के द्वारा, उस प्रॉपर्टी पर पैतृक अधिकार लड़कियों को मिल जाएंगे, यानी कि बेटियों को मिल जाएंगे। अब अगर अपन बात करें, ये जो मिताक्षरा लॉ था, इसके अनुसार प्रॉपर्टी को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता था। एक तो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि एक तो जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है और दूसरी जो पैतृक संपत्ति है ना। इन 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता था, और यहाँ से ही इन्होंने 1956 में ये उठाया कि जो पिता के द्वारा जो खरीदी गई संपत्ति है उसमें उसके ऊपर बेटियों का अधिकार होगा, लेकिन हाँ, उसके ऊपर बेटे का भी अधिकार होगा। ये बात है, यानी कि जो डिवाइड कर देंगे वो, जैसे किसी फैमिली के अंदर एक माँ, एक बेटा और एक बेटी है, तो तीसरा हिस्सा जो खरीदी गई प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा है वो बेटी के नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, इसके अंदर ये लिखा गया कि डॉटर्स विल नॉट हैव एनी राइट्स ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है जो पिता ने खरीदी नहीं। पैतृक संपत्ति का मतलब ये हो गया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, यानी कि पहले पिता से बेटे पर और फिर उसके बेटे से उसके बेटे पर, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, तो उसके ऊपर बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। ये था 1956 एक्ट।
नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि 1956 जो एक्ट था इसके अंदर 2005 के अंदर बदलाव किया गया, यानी कि इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर सुधार किया गया। और वो सुधार क्यों किया गया? ये जो केस था ये आया था प्रकाश वर्सेस फूलमती। 5 सितंबर 2005 को ये केस 5 सितंबर 2005 को ये फैसला सुनाया गया। और इस फैसले में क्या सुनाया गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज अमेंडेड इन 2005 टू गिव इक्वल शेयर्स टू डॉटर्स इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसमें भी जो डॉटर्स होती है उनको इक्वल शेयर दिया जाएगा, यानी कि एक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्लस जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है दोनों के अंदर बेटियों को समान अधिकार दिया जाएगा। और ये जो फैसला सुनाया उस टाइम 2 जजों की बेंच ने सुनाया था। और ये बात जो हिंदू सेक्शन 1956 था सक्सेशन एक्ट, ये सेक्शन 6 में ये बात लिखी गई थी बेटियों के अधिकार वाली, संपत्ति के ऊपर बेटियों के अधिकार वाली। तो इस धारा 6 के अंदर ये बदलाव किया गया कि अब से बेटियों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी इक्वल शेयर दिया जाएगा, ठीक है, और वो उसके जन्म से ही, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन, एक शर्त रखी गई 2008 के अंदर। 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि ये जो आप पेरेंटल प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर हम दे रहे हैं ये सिर्फ तब होगा जब उसका पिता सितंबर 9 2005 को अलाइव यानी कि जिंदा होगा। यानी कि जब इस फैसले को लागू किया गया 9 सितंबर 2005 को इस फैसले को लागू किया गया था, और तब उस डेट पर अगर लड़की का पिता जिंदा है तो उसी पर ये फैसला लागू होगा, उसी को पेरेंटल प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाएगा, ठीक है। ए डॉटर विल नॉट हैव एनी राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर लड़की का पिता 9 सितंबर 2005 से पहले डेड हो गया है, यानी कि लड़की के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है, तो लड़की को उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी वो विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द विल, यानी कि जैसे पिता ने वसीयत बनाई है उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये बदलाव किया गया है। रिसेंट में जो जजमेंट आया है वो केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये केस कोर्ट में चल रहा था और इस केस पर 3 जजों की बेंच ने, अरुण मिश्रा और एस अब्दुल नाजिर और मिस्टर शाह, ये 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि बेटियों को अब से समान अधिकार दिए जाएंगे। ये कोई मैटर नहीं करता, ये शर्त उन्होंने हटा दी है। ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कब बोर्न हुई है, 9 सितंबर 2005 से पहले बोर्न हुई है या बाद में बोर्न हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है, यानी कि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो बाद में हो, ये सारी शर्तें अब हटा दी गई है। पहले ये जो शर्त थी कि 9 सितंबर 2005 तक पिता जिंदा होना चाहिए, अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हुई है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो एक ये बहुत ही लैंडमार्क और बेंचमार्क फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के हित में, बेटियों के हित में सुनाया है, जो कि आई थिंक एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की है कि वंस ए डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, यानी कि एक जो बेटी होती है वो हमेशा बेटी रहती है। सन इज़ अ सन टिल ही इज़ मैरिड, यानी कि जब तक लड़के की शादी नहीं होती तब तक ही वो बेटा रहता है, उसके बाद उसके व्यवहार में, माता पिता के व्यवहार के प्रति बदलाव आता है। डॉटर रिमेन्स अ डॉटर थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ 1956 और 2005 के अंदर ये जो एक्ट थे उसके अंदर। आप सपोज करिए एक फैमिली है जिसके अंदर एक माता है, एक बेटा है और एक बेटी है। तो 1956 का जो एक्ट था उसके हिसाब से अगर अपन माने कि जो लड़के या लड़की का जो पिता था उसने 2 तरीके की प्रॉपर्टी उसके पास है, 1 लाख रुपए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी है। तो अब इसका जो डिवाइड होगा वो किस हिसाब से होगा देख लीजिए। जो मदर में डिवाइड होगा, यानी कि जो माता को हिस्सा मिलेगा वो होगा इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। 1956 के हिसाब से बता रहा हूँ। इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेटे और माता में बढ़ जाएगा। आधा हिस्सा किस में बढ़ जाएगा? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बेटे और माता में। और ये जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ये तीनों में बटेगी।
माता में, बेटे में और बेटी में, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो बटेगी माता और बेटे में, क्योंकि 1956 के एक्ट के हिसाब से सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था लड़कियों को, यानी कि जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलता था, और वो भी तीसरा हिस्सा मिलता था। अगर एक बेटा, एक बेटी और एक माँ है तो उस हिसाब से तीसरा हिस्सा मिलता था। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन देखें माता को कौन सा मिल गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आधा और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का यानी कि खरीदी हुई प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा, तो ये टोटल हो गए 2 लाख रुपए के हिसाब से 83,333, और बेटे को मिल गए सेम यही अमाउंट 83,333। लेकिन जो बेटी को जो मिली है वो कौन सी अमाउंट है, इस खरीदी हुई प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा, यानी कि सिर्फ 33,333। यहाँ पर ये जेंडर इक्वेलिटी, इसको समानता, यहाँ ये जो समानता का अधिकार था वो नहीं फॉलो हो रहा था। बेटियों को, यहाँ पर बेटियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। अब देखिए जो 2005 में जो बदलाव हुए उसके हिसाब से क्या हुआ, सेम वही प्रॉपर्टी है कि एंसेस्ट्रल 1 लाख है और एक्वायर्ड भी 1 लाख है। अब यहाँ पर अगर मदर को डिवाइड होगा, मदर, बेटे और बेटी तीनों को डिवाइड किस हिसाब से होगा, यहाँ पर समान अधिकार तो दे दिए गए थे 2005 के अंदर, लेकिन ये कहा गया कि जो फादर है वो अलाइव होना चाहिए 9 सितंबर 2005 तक। अगर 9 सितंबर 2005 से पहले वो मर गया है तो जो मृत्यु हो गई है उनकी 9 सितंबर 2005 से पहले, तो ये चीज़ लागू नहीं होगी, फिर ये वाला हिस्सा, ये वाली चीज़ ही लागू होगी। ठीक है, तो अब जो इसमें बदलाव ये किया गया है कि फादर की डेथ चाहे कभी भी हुई हो, जो बेटी को है वो समान हिस्सा मिलेगा हमेशा, यानी कि मिलना यही है, लेकिन अब समान हिस्सा मिलेगा, चाहे फादर की डेथ 9 सितंबर 2005 से पहले ही क्यों ना हुई हो और वो लड़की का जन्म चाहे कभी भी हुआ हो। ये हुआ क्यों है, ये जो इन्होंने केस किया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने, ये 2 भाई बहन का केस है। इनके पिता की मृत्यु विनीता शर्मा के पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है, लेकिन अब राकेश शर्मा ये जो है ये इनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा इनको दे रहे हैं। तो ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा था और इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब से बेटियों को समान अधिकार मिलेगा और पेरेंटल प्रॉपर्टी और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों में, चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। और ये फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितने भी ऐसे पेंडिंग केस पड़े हैं उनको 6 महीने से पहले डिस्पोज्ड कर दिया जाए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ अनविल्ड प्रॉपर्टी पर लागू होती है, यानी कि अगर पिता खुद की वसीयत लिख के जाए अपने हिसाब से पूरे होशो हवास के अंदर, तो जो लीगल तरीके से वो लिख के जाता है उसी हिसाब से वो इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन वसीयत ना लिखी हुई हो, अनविल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो ये चीज़ लागू होती है कि अब बेटी और बेटे को समान अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का एंड था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।